भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड हमेशा दो बड़ी कंट्रास्टिंग हेडलाइन सुनने को मिलती हैं। एक हेडलाइन है जिसमें भारत ने 8.2% जीडीपी ग्रोथ अचीव करी है और दूसरी है जहां पर भारत का रुपया ऑल टाइम लो पे पहुंच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय इकोनॉमी पर एक ऐसा कमेंट कर दिया था और राहुल गांधी ने भी इसको सपोर्ट करते हुए कहा कि ट्रंप सही तो बोल रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रुपए जैसे गिरता जा रहा है वो भारत की इकोनॉमी की हालत को दिखा रहा है। ट्रंप ने भी सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पे लगा रखे हैं। कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार भारत से जो इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। IMF ने भारत की जीडीपी को C रेटिंग दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन चुका है। तो इन सब के पीछे की आखिर रियलिटी क्या है? क्या है जीडीपी के नंबर सरकार का कोई जुमलेबाजी है या फिर इंडियन इकोनॉमी सही में रेजिलिएंट है? इंडियन इकोनॉमी के मैक्रो इंडिकेटर्स क्या शो करते हैं? देखो, किसी भी इकोनॉमी को अगर आप ध्यान से देखो तो उसके बैकबोन होते हैं 3 सेक्टर। एनर्जी जो सबसे बेसिक नेसेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्फ रिलायंस और इकोनॉमिक पावर बनने के लिए बहुत जरूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री की डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है। तो ये देखना जरूरी है कि इन 3 सेक्टर्स में भारत कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या हम अपने पोटेंशियल को अचीव कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब पे बात करेंगे और फॉलिंग रुपी की जो डिबेट है उसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। देखो, किसी भी कंट्री की ग्रोथ में एनर्जी का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसके बिना ना आप डेली लाइफ की नीड पूरी कर सकते हो और ना आप इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकते हो। और क्लीन एनर्जी आज के टाइम पर इंपॉर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि ग्लोबली भी आप देखोगे क्लाइमेट क्राइसिस पे बहुत बातें चलती है। अनफॉर्चुनेटली इस पे इतनी बात नहीं होती, लेकिन अगर आप भारत की पूरी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी देखो तो वो 484 गीगावाट है। और इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें 50% एनर्जी जो जनरेट होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी करीब 234 गीगावाट। 2014 में नंबर पता है कितना था? 76 गीगावाट। इसे अगर आप यूएस से कंपेयर करके देखो तो वहां टोटल कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर सिर्फ 21% है। चाइना का तो गोल था 2025 तक 33% पहुंचना, जबकि भारत ऑलरेडी अपनी 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से बना रहा है, जिसका मतलब यह है कि हम हमारी बढ़ती एनर्जी नीड्स को काफी सस्टेनेबली मीट कर रहे हैं और काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में आगे बढ़ रहे हैं। इस 50% रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा शेयर पता है किसका है? सोलर एनर्जी का। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जो भारत में लोग हैं वो काफी तेजी से सोलर पावर को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा देश में बड़े बड़े सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के अंदर बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा, जो 1400 एकड़ में बना हुआ है। और यही रीजन है कि जो 50% हमारी क्लीन एनर्जी है उसका आधा हिस्सा सिर्फ सोलर से जनरेट हो रहा है। सोलर पैनल्स का अडॉप्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ओवर द ईयर ये काफी अफोर्डेबल बन चुके हैं और ईयर बाय ईयर इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होती जा रही है। एक स्टडी के हिसाब से 2010 में एक सोलर मॉड्यूल की कॉस्ट भारत में 200 रुपए पर वॉट पड़ती थी, जो अब घट के सिर्फ 9 रुपए पर वॉट रह गई है। इसके अलावा जो सोलर इंडस्ट्री है वो पहले पीवी सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स जैसे कंपोनेंट के लिए चाइना पे डिपेंडेंट रहती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से हम सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं और एक नई इंडस्ट्री पूरी तरह से ग्रो करती जा रही है। कभी अपनी छत पे जाकर आप नोटिस करना, आपको कई सारे घरों के ऊपर अब सोलर पैनल दिखने शुरू हो गए हैं, जो आज से 10 साल पहले बहुत ही रेयर केस होता था। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो सोलर पैनल्स हैं वो गांव में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। भारत में 24 लाख घरों में आज के टाइम पर छत में सोलर पैनल लगे हुए हैं। अब बात क्या है ना कि सरकार कितने भी सोलर पार्क बनवा ले, या फिर जैसे वो कोचीन का एयरपोर्ट है जो कि दुनिया का सबसे पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कंप्लीटली सोलर पावर से चलता है, लेकिन अगर हमें क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना है वो तभी हो पाएगा जब सारे लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे। और इसीलिए आजकल आप देखोगे सरकार भी इसको पुश करती है। जो पीएम सूर्य घर योजना चलती है उसके अंडर अगर आप अपनी घर पे सोलर पैनल लगवाते हो तो उसकी 40% कॉस्ट तो आपको सरकार से मिल जाती है, जिसकी वजह से सोलर पावर को अडॉप्ट करना और अफोर्डेबल हो जाता है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि जब हम बोलते हैं कि क्लीन एनर्जी भारत की ग्रोथ का बैकबोन बन रही है, तो इसका मतलब सिर्फ बड़े सोलर पार्क नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि नॉर्मल हाउस होल्ड तक सोलर को कैसे रिलायबल, अफोर्डेबल और हैसल फ्री बनाया जा रहा है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं फ्रेयर एनर्जी। ये लोग 11 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 12,000 से ज्यादा घरों में और बिजनेसेस में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तो नंबर 1 रूफटॉप सोलर कंपनी और पूरे भारत में वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्लेयर है। इनका फोकस सिर्फ पैनल लगाने पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी पर रहता है। इनका हर सोलर सिस्टम 22 क्वालिटी चेक से गुजरता है। इनके स्ट्रक्चर्स गैल्वेनाइज्ड और रस्ट प्रूफ होते हैं और इंडियन वेदर के हिसाब से 150 किलोमीटर पर आवर तक के विंड को हैंडल कर सकते हैं। पैनल्स भी सिर्फ टियर 1 यूज होते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहता है। फ्रेयर ISO सर्टिफाइड है और MNRE अप्रूव्ड है। फ्रेयर अकेली ऐसी कंपनी है जिसके सोलर पैनल सेल्फ क्लीनिंग है, मतलब आपको बार बार साफ करने की जरूरत नहीं है और एनर्जी जनरेशन भी ज्यादा होता है। फ्रेयर ने सोलर सिस्टम को अफोर्डेबल बना दिया है जीरो कॉस्ट EMI ऑप्शन देकर, जो शुरू होती है 1466 रुपीज पर मंथ से। इसके साथ साथ गवर्नमेंट सब्सिडी और फ्रेयर का डिस्काउंट अगर आप मिला देते हो तो आप सोलर पर लगभग 1 लाख रुपए तक बचा सकते हो और एवरेज पे बैक पीरियड सिर्फ 3 से 4 साल का होता है। इसके साथ आपको 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है अगेंस्ट फायर,
बर्गलरी एंड नेचुरल कैलामिटीज। इनके पैनल्स पर 30 साल की वारंटी और इन्वर्टर पे 7 साल की वारंटी मिलती है। ऑनलाइन वेबसाइट के साथ फ्रेयर के फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर भी है, जहां पर आप सिस्टम को टच एंड फील करके सोलर एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हो। इंस्टॉलेशन, परमिट्स, मॉनिटरिंग, सपोर्ट, सब कुछ एंड टू एंड ये लोग हैंडल करते हैं। फ्रेयर का AI पावर्ड ऐप आपको रियल टाइम एनर्जी जनरेशन और कंजम्पशन ट्रैक करने में हेल्प करता है, ग्रिड यूसेज के साथ भी। इनके न्यू ईयर ऑफर का फायदा उठाओ, इनसे फ्री कोट लो और 1 लाख रुपए सोलर पर बचाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत की ग्रोथ का जो दूसरा सबसे बड़ा इंजन है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस चार्ट को देखो, ये एडवांस्ड मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में टॉप 5 कंट्रीज का चार्ट है। ध्यान से देखो कि भारत टोटल 12 कैटेगरीज में 7 कैटेगरीज के अंदर टॉप 3 में आ रहा है और 3 कैटेगरीज में तो यूएस को भी बीट कर रहा है, जो कि ये शो करता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ आईफोन और असेंबली वर्क तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर्स में भी हम क्वाइटली कंपीट कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत ने पिछले 11 सालों में बहुत बड़ा लीप लिया है। जैसे कि इस वाले चार्ट में आप देख सकते हो कि कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में कितना ज्यादा इंप्रूव किया है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आप देखोगे तो फार्मा के सेक्टर में भी हम लोग टॉप 5 प्लेयर्स में से एक आते हैं। वर्ल्ड की 50% वैक्सीन डिमांड सिर्फ भारत से पूरी होती है। जब कोविड का टाइम आया था तो हमने पूरी दुनिया भर में वैक्सीन मैत्री चला के दिखाया था कि हम कितने लार्ज स्केल पर और कितनी रैपिडली वैक्सीन को डिप्लॉय करके मैन्युफैक्चर करके बाहर भेज सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने भी हमारे यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट में आके अपनी वैक्सीन बनवाई थी, जिसको हम लोग कोविशील्ड कहते हैं। इसके अलावा एक और ट्रेंड चल रहा है, जो बड़ी बड़ी यूएस की या यूरोपियन कंपनीज हैं वो भारत के अंदर अपने जीसीसी खोल रही हैं। जीसीसी मतलब होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। एक टाइम पर जो कैपेबिलिटी सेंटर थे उनको बैक ऑफिस की तरह ट्रीट करते थे कि जो ग्रंट वर्क है वो उनको दे दो, सस्ते में काम हो जाएगा, लेकिन अब ये इनोवेशन सेंटर्स बन के निकल रहे हैं इन सारी ग्लोबल कंपनीज के लिए। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि पहले जो कंपनीज थी अपना काम आउटसोर्स करती थी किसी दूसरे वेंडर को, अब उन्होंने यहीं पर ऑफिस खोल लिए हैं ताकि वो डायरेक्टली हायर कर सकें। और भारत के अंदर जो अच्छा टैलेंट है वो काफी बड़े नंबर में मिल जाता है इनको, तो इसलिए इससे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारा जनरेट हो रहा है। कभी आप जीसीसी के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर चीजें चेंज हो रही हैं। अब जैसे जैसे एआई बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो आप नोटिस करना कि गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन सब ने भारत में या तो डेटा सेंटर खोल लिए या तो खोलने का वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप कितना इसको ट्रैक करते हो, बट कभी भी गूगल पे जाके सर्च करना, नोएडा, लखनऊ, पटना, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, इन सब जगह के साथ में आप प्लस डेटा सेंटर लिखोगे और आपको कितनी सारी न्यूज मिल जाएंगी। या तो अभी अभी डेटा सेंटर खुले या बस खुलने की तैयारी है और वहां पर इन्वेस्टमेंट प्लान हो चुका है। अगले 2 साल में यानी 2027 तक डेटा सेंटर को लेकर भारत में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट हो चुकी है। और अगर आप ऐसे इंडस्ट्रीज को ट्रैक करते हो तो आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर देखा होगा, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भी हम बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले साल के पहले क्वार्टर में ही भारत ने 14.5 लाख व्हीकल एक्सपोर्ट कर दिए थे, जिसमें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ऑल टाइम हाई यूनिट एक्सपोर्ट करी गई थी। पिछले साल सिर्फ एक क्वार्टर में ही लगभग 4.5 लाख कार यूनिट भारत से बनके साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट करी गई थी, जिसकी वजह से भारत के कार एक्सपोर्ट में 20% का जंप आया था। और यह बात इससे ही प्रूव हो जाती है कि मारुति सुजुकी की जो जिम्नी गाड़ी है वो भारत में इतनी पॉपुलर ना हुई हो, लेकिन जापान में वो पॉपुलर हो चुकी है, यहां से बन के जा रही है। इनफैक्ट यूके में भी लोग इसे इंपोर्ट करवा रहे हैं। हमारी इंडियन कंपनी महिंद्रा भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में खुद को काफी बड़े तरह से एस्टैब्लिश कर चुकी है। आप ऑस्ट्रेलियन किसी भी ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहां पर वो लोग महिंद्रा की गाड़ियां रिव्यू कर रहे होते हैं। हुंडई भी भारत में बनी लगभग 1 लाख गाड़ियां पिछले 1 साल में एक्सपोर्ट कर चुका है। इनका जो ग्लोबल सीईओ है वो कहता है कि यहाँ पर जो व्हीकल्स की क्वालिटी बन रही है और जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो सबसे बेस्ट रहती है मेरे लिए पूरी दुनिया में। और इसीलिए वो कहते हैं कि भारत को अपनी इलेक्ट्रिक कार्स और जो पेट्रोल और डीजल वाली कार्स हैं उनके लिए एक हब बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया में। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 17% है, जिसमें लीडिंग स्टेट आते हैं तमिलनाडु, जिसकी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 25% पहुंच चुका है। इनफैक्ट रिसेंटली भारत में कुछ ऐसे लेबर रिफॉर्म हुए हैं जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है उसको और ज्यादा पुश मिलने वाला है। एक इकोनॉमिस्ट अरविंद पनगड़िया, आपने शायद इनका नाम सुना होगा, इन्होंने इन लेबर रिफॉर्म्स को मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स कहा था, जिसमें भारत ने काफी पुराने 29 लेबर लॉज को रिपील कर दिया है जो मोस्टली लॉज इंडिपेंडेंस से पहले बनाए गए थे। इनकी जगह सरकार ने इंट्रोड्यूस किए सिर्फ 4 लेबर कोड, जिसकी वजह से जो कंप्लायंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत तेजी से इसमें बढ़ने वाला है। गिग वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर रहता है उसके भी वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की इसमें बातें लिखी हुई हैं। हालांकि जैसे भारत में होता है, किसी भी रिफॉर्म के अराउंड कंट्रोवर्सी ना हो तो बात कैसे बनेगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे अक्रॉस दी टेबल ये रिफॉर्म्स काफी वेल रिसीव्ड थे। इसी तरह की कुछ चीजें लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में भी हो रही हैं, जो कि भारत की ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट इंजन है। चाहे फिर वो ट्रेन को लोकली मैन्युफैक्चरिंग करना हो या फिर ट्रेन के ट्रैक
को इलेक्ट्रीफाई करना हो, जैसे रेलवे नेटवर्क 99% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी रेलवेज वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बन चुकी है। साथ ही जो इंडियन रेलवेज है वो सोलर पे भी ट्रांजिशन कर रही है, जिसकी वजह से जो भारतीय रेल है उसके पास 4500 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भारत ने ऑल टाइम हाई 1681 लोकोमोटिव्स लोकली प्रोड्यूस किए थे। लोकोमोटिव्स मतलब होता है जो ट्रेन के इंजन रहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेन आज भी भारत में ट्रांसपोर्ट का चीपेस्ट मीडियम है। 2004 से 2014 के बीच में भारत ने लगभग 4700 लोकोमोटिव प्रोड्यूस करे थे। इसके कंपैरिजन में 2014 से 24 में नंबर बढ़ के 9168 लोकोमोटिव पहुंच गया, यानी हर साल हम लोग लगभग 1000 इंजन बना रहे हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी ट्रेन इंजन हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बनाए थे उसमें से मेजॉरिटी जो इंजन थे वो फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी के लिए बनाए गए थे। अब रेलवे को दरअसल हम लोग बस पैसेंजर व्हीकल की तरह देखते हैं, लेकिन अगर आप सामान एक जगह से दूसरी जगह देश में ले जाना चाहते हो तो उसके लिए रेलवे सबसे चीपेस्ट है, जिसमें पर टन पर किलोमीटर 2 रुपए से भी कम का खर्चा होता है। इसीलिए भारत की बढ़ती जो लॉजिस्टिक नीड है उसको कैटर करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब कि एक ऐसा रास्ता जहां पर सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। अभी क्या होता है कि अगर मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ियां एक साथ चल रही है तो हमेशा पैसेंजर गाड़ी को प्रेफरेंस दी जाती है, मालगाड़ियां खड़ी रहती हैं। इसमें बहुत टाइम लग जाता था सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब अगर आपका माल जाने में लेट हो रहा है तो आपका जो बिजनेस है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा। इसीलिए फ्रेट एक ऐसा एरिया है जहां पर भारत ने बहुत फोकस करा है। भारत ने 2 मेजर डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए हैं जिससे हमारा जो लॉजिस्टिक्स है वो आज के टाइम पर फास्ट होता जा रहा है। एक है ईस्टर्न कॉरिडोर जो पंजाब से वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है, और दूसरा है वेस्टर्न जो मुंबई को यूपी से कनेक्ट करता है। जब ये 2 कॉरिडोर नहीं होते थे तो भारत की जीडीपी का लगभग 14% फ्रेट की कॉस्ट में जाता था, जो कि अब घट के 8% रह गया। यानी हमारी इकोनॉमी के हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे सेव हो रहे हैं। इससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होता है, क्योंकि अगर आपकी फ्रेट ट्रेन तेज चलेगी और सस्ती होगी तो आप प्रेफर करोगे कि रोड की जगह आप फ्रेट ट्रेन से सामान भेजोगे, जिससे जो रोड है उन पे ट्रक का कंजेशन कम होगा और ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। 2014 से पहले हमारे जो पोर्ट थे वहां पर जब कार्गो शिप आती थी तो उन्हें लोडिंग अनलोडिंग करने में 3 से 4 दिन लग जाते थे। इसे टर्न अराउंड टाइम बोला जाता है। आज के टाइम पर हमारे जो पोर्ट्स हैं वो इतने एफिशिएंट हो गए हैं क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि यहाँ पर जो टर्न अराउंड टाइम है वो 3-4 दिन से घट के 1 दिन से भी कम रह गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम इनफैक्ट सिंगापुर और यूएई जैसी कंट्रीज से भी बेटर कर रहे हैं टर्न अराउंड टाइम में। तो इकोनॉमी के जो तीनों कोर पिलर है, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, इन तीनों में ही हम काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। अब रही बात उसकी जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, भारत का रुपया गिर क्यों रहा है और क्या इससे कुछ हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। देखो हमारे देश के अंदर ना करेंसी नेशनलिज्म बहुत ज्यादा होता है। जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे कि रुपया इतना पतला क्यों होता जा रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? और अब जब बीजेपी पावर में आ गई और कांग्रेस ऑपोजिशन में तो कांग्रेस वाले भी एग्जैक्ट सेम बातें कर रहे हैं। दरअसल हम लोग क्या ना एक्सचेंज रेट को देखकर अपनी कंट्री की वर्थ लगाने लगते हैं। कई सारे लोग ये भी कह देते हैं कि रुपया गिर रहा है इसका मतलब भारत की इकोनॉमी खराब हो रही है, और ये कहते हैं कि अगर रुपया लगातार गिरता जाए तो भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे हो सकती है, जबकि इन दोनों का आपस में ज्यादा लेना देना नहीं होता। देखो मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे भी समझ में आता है कि अगर भारत को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनना है, तो हम अपनी करेंसी की जितनी वैल्यू कम रखेंगे उतना ही हमारे एक्सपोर्ट ल्यूक्रेटिव बनते जाएंगे। अरे चाइना की तो अपनी स्ट्रेटजी है कि वो जानबूझकर अपने करेंसी की वैल्यू को कम रखता है, और इसी बात पर यूएस से उसकी कितनी बार लड़ाई हो चुकी है। अब किसी देश की करेंसी गिरने से एक्सपोर्ट में फायदा इसलिए होता है कि लेट से आज आपने कोई 10 रुपए की चीज बनाई और आज के दिन 10 रुपए का रेट चल रहा है $1 के बराबर, कल के दिन हो गया 20 रुपए में $1, यानी 10 रुपए में आधा डॉलर। तो जो भी सामान आप पहले अमेरिका वाले को बेच रहे थे, वो पहले आपको उस सामान के $1 देता है, अब वो सामान आपका आधा डॉलर में खरीद पाएगा, तो आपसे वो ज्यादा सामान खरीदेगा। तो आपकी सिर्फ करेंसी की वैल्यू गिरने से आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे, आप मार्केट में ज्यादा आपका सामान बिकना शुरू हो जाएगा। करेंसी की वैल्यू कम होने से अगर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहो जहां पर आपको बाहर जाके डॉलर खरीदना पड़ेगा तो आपको वो चीज ज्यादा महंगी पड़ेगी। अब चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू इसलिए गिराता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका वाले चाइना में सामान बेच सके, तो इंपोर्ट करना मुश्किल रहे और एक्सपोर्ट आसान होता जाए और पूरी दुनिया में चाइना का सामान बिकता जाए। तो वैसे ही अगर भारत का भी रुपया कमजोर होता है तो अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, आपको कुछ इंपोर्ट करवाना है तो चीजें आपके लिए महंगी पड़ेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस इसकी वजह से खराब हो गई। जीडीपी का सिंपल मतलब ये होता है कि एक साल में भारत की नेशनल बाउंड्रीज के अंदर कितना सामान या सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है। तो रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में गिरने से भारत की जीडीपी स्लो हो जाएगी, इसका कोई लिंक नहीं है। इस हिसाब से आप देखो तो जापानीज येन और कोरियन वॉन भारतीय रुपीस से बहुत ज्यादा सस्ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इकोनॉमी एकदम ही ध्वस्त हो गई है और रुपए में कोई सडन गिरावट भी नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब रुपए अचानक से गिरने लग पड़े, फ्री फॉल में चला जाए। लेकिन इंडियन रुपी बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में डीवैल्यू
वैल्यू हो रहा है। आरबीआई इसको अग्रेसिवली डिफेंड नहीं कर रहा है, बल्कि एक मार्केट ड्रिवन अप्रोच रख रहा है। Defending the rupee non-stop burns through foreign reserves. So instead of wasting billions of dollars for holding the rupee at artificial levels, India is going for the long game, a controlled gradual depreciation that reflects real global conditions. इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डॉलर टर्म्स में उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिंपल एक ही मोटिव था कि इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जहां पर मैंने रिपीटेडली दिखाया कि भारत में इंफ्रा का इशू है, सिविक सेंस का इशू है, हमारे फूड में मिलावट है, एफएसएसए अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कितने सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स पे डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखाया कि वो अपने काम में कितना पीछे जा रहे हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार, जब मैं इतने सारे वीडियो बनाता रहता हूं तो मुझे बीच बीच में उनकी भी बात करनी चाहिए जहां पर भारत एक्चुअल में अच्छा कर रहा है, वरना फिर एक डूम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हम तो सब में ही खराब कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल ही पिछड़ गए, हम तो एकदम ही खराब है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हम अच्छा भी कर रहे हैं, और जब भी हम अपनी कमियों की बात करते हैं हम सिर्फ इसलिए बात करते हैं ताकि हम उनको सुधार सकें। तो इसीलिए जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी तारीफ भी बनती है। अब जैसे कमियों की बात करें तो सेमीकंडक्टर के सेक्टर में हम दुनिया में कहीं भी स्टैंड नहीं करते। एआई की इतनी बड़ी लहर आई जिसमें यूएस राइड कर रहा है, चाइना राइड कर रहा है, और हम बिल्कुल ही पीछे रह जा रहे हैं। इसके अलावा हमें प्रोडक्टिविटी और जॉब क्रिएशन पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म करने की जरूरत है। अभी रिसेंटली मैंने अपग्रेड के साथ इस पे एक वीडियो बनाया था, आई एम श्योर आपने देखा होगा। अभी तक जो सरकार ने इस पे जितने भी अपग्रेड्स करे हैं वो बहुत मार्जिनल है, जो कि इनफ नहीं है। हमें अपने पूरे करिकुलम को, एजुकेशन सिस्टम को जड़ से रिफॉर्म करना पड़ेगा। हम अपनी जीडीपी का 1% भी आर&डी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो कि चाइना और यूएस से बहुत ज्यादा कम है। अगर हमें इन देशों से सही में कंपीट करना है, कंधे से कंधे मिलाना है, तो जीडीपी का कम से कम 3, 4, 5% तो हमें रिसर्च में डालना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम हर फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे और पीछे रह जाएंगे। किसी भी फील्ड में हम लीड नहीं कर पाएंगे। बाकी मैंने फ्रेयर का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आई रियली बिलीव कि आपको एक बार इन्हें चेकआउट जरूर करना चाहिए। सोलर रिवोल्यूशन सच में देश में स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सीरियसली इसके बारे में सोच रहे हो तो एक बार फ्रेयर को चेकआउट जरूर करना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।